करे चेंज। देखो ऑब्जेक्ट क्या बताओ, सम टॉयज, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है, इसको समझो। ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखो आप लोग फर्स्ट फॉर्म, ये जो प्ले है ना बेटा, ये तो क्या है मूल रूप से प्लूरल रहती है। कैसी रहती है ये, और इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं इसमें, एस या ई एस, तो ये सिंगुलर बन जाती है। क्लियर है ये चीजें, सबको मालूम है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूं। आओ अब मुझे ये बताओ आप लोग, क्या इस ऑब्जेक्ट का या इस ऑब्जेक्ट का क्या इस हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना रहता है क्या, नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो आती है सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना। एक आदमी एक पुस्तक खरीद सकता, अनेक भी खरीद सकता, तो वर्ब से लेना देना इसका, तो इसीलिए तुमने टॉपिक पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आओ सम ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले आऊं, क्या होगा यहां पर, बोलो, सम टॉयज, वेरी गुड। क्या लगाऊं बताओ, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, कुछ नहीं है, तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लगा, एस या, तो बी क्रिया का रूप लगाना इससे पहले, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म होनी है भाई। मुख्य क्रिया तो सब में पैसिव में थर्ड फॉर्म में जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बी क्रिया लगानी है। और ये बी क्रिया है ना जो इस टेंस की क्रिया, ये भी, इसे भी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा हमने इसको। ये कौन सा है, पास्ट, ये परफेक्ट है आपका। तो आओ क्या लगाऊं बताओ, फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस एस लगा तो इज एम आर में से लगाना हमें। अब सम टॉयज तो क्या हमारा प्लूरल है, क्या लगाऊं, वेरी गुड, क्या लगा दूं, फिर इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, क्योंकि पैसिव में मुख्य क्रिया की हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। क्या लिख दूं बेटाओ, गिवन, फिर क्या लगाऊं, बाई ही का इधर होगा तो क्या होगा, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए क्या आ गया, हिम, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन। क्लियर, आओ आगे, फिर देखिए आप लोग बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सम टॉयज, इसमें भी चालू कर दूं, ये लो, आपने कहा मैंने लिख दिया, क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, बताओ क्या आएगा, वॉज वर्ब, बस ये ध्यान रख लो और कुछ नहीं। सेकंड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो ये भी पास्ट या सिंपल, आपको कंडीशनल में पढ़ाया मैंने। तो बताओ सम टॉज के हिसाब से वॉज आएगा या वर, क्या आएगा बताओ, वर आएगा, वेरी गुड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, क्या लिखूं फिर, बाय लगा दूं, और सी का हर हो जाएगा। क्लियर, आओ यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, लिख दूं, चलो सम, तो हेज लगा दूं, क्यों, वेरी गुड, हेज क्यों आएगा, हेज सी के अकॉर्डिंग क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसे लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का वचन बदल सकता सिंगुलर के, अब ये सी के अकॉर्डिंग हेज आया है। अब हमारे यहां सब्जेक्ट क्या हो गया बताओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो सम टॉयज तो प्लूरल है, तो इस क्रिया का वचन बदलेगा या नहीं बदलेगा, वचन का मतलब नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, तो हेज का क्या होगा, वेरी गुड। अब हैव आ गया, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म वहां से लानी है, क्या आएगा बताओ, वीन, और इसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी रहती है इसमें, गिवन, क्या लगाऊं, बाई सी का, ये लो छाप लो, छाप लिया, वेरी गुड। इस बी का रूप याद कर लो, कुछ नहीं है पैसिव में, चले आगे बढ़े।
किसी को कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई सस्पेंस हो तो पूछ सकते हो आप लोग, है ना। बताओ भाई लोग, कोई बात हो तो, रेगुलर आ रहे हो आप लोग और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। चले आगे। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा और आप लोग ही बोलेंगे, आप मुझे पढ़ाएंगे। क्लियर? एक सेंटेंस लिखकर, यू आर वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम। इस समय स्थान से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेंटेंस आपका, यू आर वॉचिंग ए मूवी एट दिस, आपको टेंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? एट दिस टाइम का मतलब है इस समय। टेंस पढ़े हमने और उसमें मैंने लिखाई भी है, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, स्टिल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। एट दिस टाइम इसका मतलब आप एक पिक्चर देख रहे हो इस समय, तो कोई काम वर्तमान में शुरू है, चालू है, जारी है। भाई फिल्म देख रहे हैं, मैंने कहा आपके यू आर वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम, आप इस समय क्या देख रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है मैंने ये, उसमें कोई उसी समय कोई काम जारी रहता है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होता है। वो बच्चा खेल रहा है तो बताओ वो टेम्परेरी थे, कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। मम्मी सो रही है, ऐसे नहीं सोती रहे 6 महीने तक, यानी ये टेम्परेरी जो एक्शन होता है वो लगातार जारी, उसके लिए आता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम अब इस समय फिल्म देख रहे हैं, 24 घंटे थोड़े देखेंगे, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन, वो आता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब मुझे बताओ आप लोग, ऑब्जेक्ट क्या बताओ, क्या है? मूवी का मतलब क्या है? अरे हंस गई बहन जी, क्या बात है, नहीं आता? मूवी का मतलब भैंस। अच्छा, वेरी गुड। फिल्म, फिल्म से हम आसानी से समझ जाते हैं। अब तो खैर आप भी समझ गए तो कोई बात नहीं, पहले नहीं समझते। मूवी पर एक 8th क्लास में पैराग्राफ आया था कि मूवी पर पैराग्राफ लिखना, और हमारे पीटीआई पढ़ाता था हमको, तो वो कहता छोड़ के नहीं आना है, लिखना जरूर है, बोर्ड के एग्जाम है। ठीक है साहब, मूवी का पता ही नहीं चला, हमने गया पे निबंध लिख दिया। मूवी हैज ए लॉन्ग टेल, इट हैज ए 2 हॉर्न्स, इट हैज ए लॉन्ग टेल, इट गिव्स अस मिल्क और वी कॉल इट मदर। तो मूवी का तो आप सब समझते हो, मूवी का मतलब है एक फिल्म। क्लियर? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? ऑब्जेक्ट किसके बाद रहता है? बोले जाओ। मुख्य क्रिया के, आवाज आनी चाहिए बहन जी और भाई साहब। अगर तुम कहीं जाओ ना शादी ब्याह में या किसी मैरिज होम में खाना खाने, और तुम 5-7 अगर इकट्ठे हो जाए और कोई बहन जी ऐसी आ जाए तड़क भड़क ड्रेस पहन के, तो आओगी ऐसे करते हैं। और जे में कहीं प्रोग्राम हो सांस्कृतिक, तो फिर तो भाई साहब तुम्हारे तांडव चालू हो जाते। आप समझो, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या बताओ? ये क्या है? हेल्पिंग। तो ये क्या है? ये क्या फिर? ऑब्जेक्ट किसके बाद रहता है? मेन वर्ब के बाद। क्लियर? ये आपका टाइम दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं ना ऐसे टीचर। अगर ऐसा चाहे तो देखो, इस ए मूवी को इधर ले आऊं, बताओ, ये मूवी इधर आ गई, तो अगर ये इसके घर में आ गई तो ये नहीं खरा, मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा, ये ले Y+U लगा दूंगा, आ गया। क्या बचा बताओ? अब यू के साथ क्या आया है? सही है अपने आप में। अब सब्जेक्ट क्या बन गया? तो क्या टेंस बदल दे? वॉज वर लिख दूं क्या? ना टेंस बदलता और ना सेंस, केवल कहने का तरीका बदल जाता है। तो मैंने आपको लिखा है भाई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका वचन बदल सकता है। ये तो यू प्लूरल है इसलिए यू आया है, तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ए। तो क्या हो जाएगा बेटाओ? इज होगा। और इज MR के बाद क्या लगता है बेटाओ? क्या लगेगा? विंग। क्यों लगेगा आपको ये भी समझा दूं, क्योंकि इस ING वाली क्रिया को हमको थर्ड फॉर्म में लिखना है। V3 आती है, मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो फिर इस बी को कहां रखे? इसलिए क्या आ गई यहां पर? एक है बी ने कहा मैं खुद चलती हूं और ये मेरे को दे दो इसको। तो इज MR सीधा समझ लो आप लोग,
इज एम आर वॉज वर्ग के बाद पैसिव में क्या लगेगा, क्योंकि इनके बाद मुख्य क्रिया में क्या आता है, आईएनजी। तो पैसिव में इज एम आर जो भी हो, वॉज वर हो, सबके बाद क्या लगेगा बताओ, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है किसी क्रिया में तो आपको बीइंग लगाना है। बीइंग और मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म करनी है। तो क्या लिख दूं बताओ, WATCHED, वॉच के बाद यू लिख दिया, क्या बचा, एट दिस टाइम। क्लियर, छापो। यू आर वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम, आप इस समय एक मूवी देख रहे हो। स्ट्रेस किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पर। और मैं कह दूं एक मूवी आपके द्वारा देखी जा रही है, तो मूवी पर स्ट्रेस आ गया। बस ये पैसिव का फंडा और कुछ नहीं। ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू एट दिस, आपको एट दैट टाइम भी मिल सकता है, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट से किस में होगा, इनडायरेक्ट। हटाऊं भाई, रामकथा हटा दूं। अब आप लिखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ए बी में लिखो, आई हैव sold an old bike, ये लो, इसको हम पैसिव में बनाएंगे। एक दो और लिख लो, यू वर टेकिंग टी एट that time, passive। they had won the trophy before 2 o'clock। people have bought some cows from the fair, ये लिख लो बस। वेरी गुड। करे चेंज, उसमें तो आपको देखते ही मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर हैज हैव आ गया या हेड आ गया, हैज हैव होगा तो हैज हैव भी नहीं देखना है, हेड है तो हेड भी इनका ही आएगा। आओ देखो कैसे चेंज करे भाई, बताओ। आई हैव सोल्ड, हैज हैव हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बेच चुका हूं मैं, एन ओल्ड बाइक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा ये, सब्जेक्ट, क्योंकि हमें स्ट्रेस इस पर डालना है। तो कैसे शुरू करें, एन ओल्ड बाइक। क्लियर। अब बताओ आई के साथ क्या है बताओ, तो यहां क्या आ जाएगा, अब क्या होगा यहां हैज। ये बात समझ में आ रही है आपको,
ये हैज क्यों हुआ? क्योंकि इधर तो आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव आता है। अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है, तो एन ओल्ड बाइक के हिसाब से ये वचन बदल गया। टेंस तो वही है, हैज हैव टेंस तो परफेक्ट ही है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट बनने की वजह से हैव के स्थान पर क्या हो गया? हैज। क्या हो गया बताओ? क्लियर है? तो ये आपका हैज हो गया। अब बताओ, हैज हैव और हैड के बाद ये थर्ड फॉर्म आती है, क्या लगाऊं? बस ये ध्यान रखना है। हैज हैव हैड, सेल हैव, विल हैव, वुड हैव, कुड हैव, सबके बाद पैसिव में लगेगा बीन। बस ये ध्यान रखना है। ये आपको बीन लगा दिया, ये थर्ड फॉर्म है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तुम्हें मैंने पहले टेंस में पढ़ाया है। और ये बीन भी कौन सी फॉर्म है? थर्ड ही फॉर्म है ये भी। कौन सी फॉर्म है ये? अब थर्ड फॉर्म। अब ये मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लिखेंगे मैं यहां? थर्ड ही लिखूंगा। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्या लिखूं फिर? और क्या बचा? आई का क्या हो गया बताओ? क्लियर? चलो छाप दो इसको। चले अगला। समझ में आ रही है भाई सब? वेरी गुड। पूछा करो, कोई बात नहीं होता है ना। ऐसे मत करो यार, मेरी इंसल्ट हो जाएगी यार, ऐसा कोई। आप यार बहुत सीरियस रहते हो, क्या बात है यार आजकल? हे भाई, कहीं कहीं यार शादी हो गई या की शादी होगी हो तो भग्गी हो, जिस टेंशन हो, या नहीं हुई हो या टेंशन हो, या टेंशन है यार दे उठे बहुत दिन होगा अभी तक एक भी सगाई नहीं आई। नहीं ऐसा लग रहा बहुत आदर्शवादी बन गया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। चलो ये ले, चले भाई। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? टी। समझो सेंटेंस को। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? एट दिस टाइम, ये आपका एडवर्बियल ऑफ टाइम है, समय को दिखाता है। सब्जेक्ट क्या है? यू के हिसाब से क्या वर्ब सही है? प्लूरल है, वर्ब सही है। और वॉज वर्ब के साथ क्या आएगा? आईएनजी। इजेएमआर के साथ भी तुरंत समझ जाना, आईएनजी आया तो बीइंग आएगी यहाँ, इजेएमआर आया तो क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्योंकि इसकी क्या करनी है? हमें थर्ड फॉर्म करनी है। क्या करनी है? आओ ऑब्जेक्ट को लिया उठाकर, ये लो मैंने टी को इधर ले आया, क्या लगाऊं? अब यू के साथ क्या है? अब टी के हिसाब से क्या करूं मैं? यहां क्या होगा? वॉज होगा। क्या हो जाएगा? कैसे मालूम चला? टीज होता तो हम मानते कि ये प्लूरल है, ये तो क्या है? सिंगुलर है। ये अनकाउंटेबल है, इसलिए ध्यान रखना। अब इसको ए बना करके मैं काउंटेबल बना सकता हूं। एक टी, दुकान पर जाकर कहते हो ना आप सब, एक चाय दे दो, दो चाय दे दो। अगर एक काउंटेबल रहती है तब भी ये क्या रहेगी? अनकाउंटेबल रहती है तब भी सिंगुलर रहेगी। अगर आप काउंटिंग करते हो जैसे 2 टीज 3 टीज, तब इसको काउंटेबल बना सकते हो। टी वॉज क्या लगेगा बताओ? बीइंग लगेगा। वेरी गुड। क्योंकि इस आईएनजी का कहीं ठिकाना नहीं है, इसलिए ये बुआ जी खुद ही आ गई या वो मोगू दे दे। बी में ही तो लगा, खुद में ही। अब क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। क्या बचा? बाई। क्या लगाऊं? यू का क्या बचा? एट दैट टाइम। ये लो छापो। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या हटाओ? बताओ रे। द ट्रॉफी। दे सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। और द ट्रॉफी, दे हैड वॉन द ट्रॉफी। वो क्या जीत चुके थे? किससे पहले? 2 बजे से पहले। तो द ट्रॉफी
आपको मैं थोड़ा समझा दूं, ये जो द आर्टिकल है ना बेटा, इसका ना कोई प्लूरल होता ना कोई सिंगुलर होता है, या ना किसी इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना। इसका एक यूज होता है विशेष, जो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। ये किसी चीज को डेफिनेट करता है। ए ट्रॉफी भी लिख सकता हूं मैं। ए ट्रॉफी का मतलब कोई पता नहीं कौन सी है, अगर द लगा दिया तो वो पर्टिकुलर हो जाती है। और ये द एक ऐसा आर्टिकल है जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ आता है। लेकिन ये जब किसी के साथ आ जाता है तो इसे डेफिनेट करता है। क्या करता है? ये फिक्स निश्चित आर्टिकल है। ए एन द पढ़ते हैं ना हम, ए एन द, ए एन का मतलब कोई भी एक, कोई भी हो सकता है, और द लगा दिया तो वो फिक्स होगा। इसीलिए हम लगाते हैं द अर्थ, द मून, द सन, द ताजमहल लगाते हैं ना, किसी एकमात्र वस्तु के लिए उसे डेफिनेट करती है। तो इसका कोई टंटा नहीं है। ये न तो सिंगुलर के साथ ना प्लूरल, ये तो सबके साथ आता है। ये जो नाउन है ना, नाउन, इसका आपको वचन वगैरह इसका याद रखना बस। ये तो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसका कोई लेना देना सबके साथ आता है। तो इसके बाद जो नाउन है उसको देखना है। द ट्रॉफी से स्टार्ट कर दूं, द ट्रॉफी। अब हेड का क्या करूं? बिल्कुल, हेड कभी बदलता ही नहीं है, एकमात्र है। हेड तो पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में एकमात्र है, ऐसे ध्यान रखना। हेड कभी बदलता ही, तो क्या लगाऊं बेटा? हेड ही लगा दूं। और आपको मैंने बता रखा है हैज हो, हैव हो और हेड हो, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इनमें हैज, हैव, हेड के बाद बीन लगेगा। क्या लगेगा? ये बीन लग गई। अब क्या लगाऊं? थर्ड फॉर्म क्या रहती है? यहाँ दे रखी रहती है, बोन। क्या लगाऊं? बाई दे का क्या हो जाएगा? क्या लिखो? बिफोर 2 o'clock। ये लो। छाप दो इसको भी। चलो इसे चेंज करें। पीपुल प्लूरल है, ये पीपल प्लूरल नाउन है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आई हुई है अपने आप में, ठीक है। वॉट थर्ड फॉर्म है एजेब के बाद। क्या खरीदा भाई साहब? सम काउज। कहां से खरीदी? ये फ्रॉम है बेटा, होया फ्रॉम द फेयर। इसको हटा दूं यहां से, यहां लिख देता हूं, लो। फ्रॉम द फेयर, मेले से। कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो सम काउज से शुरू कर दूं, सम काउज। पीपल के साथ क्या आया है? तो अब सम काउज के हिसाब से क्या रहेगा? ये भी तो प्लूरल है, तो हैव ही रहेगा। क्या रहेगा बताओ? क्या लगेगा? बीन। क्या लगाऊं? बॉट। ये लो। क्या मैं इसको बाई प्लस पीपल लिखूं क्या? इसे जरूरी नहीं है, कई बार इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर इनको छोड़ देते हैं। वो मैं आपको आगे एक रूल लिखाऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनको हम लिखना जरूरी नहीं है। इसमें पीपुल भी है, पुलिस भी है, पिकपॉट है, थीप है, डॉक्टर है, रॉबर्स है, इनको लिखा नहीं जाता है। क्या कारण है? क्योंकि ये अपने आप में अंडरस्टूड होते हैं। क्या होते हैं? मैं कहूँ अगर मैंने लिख दिया जैसे डॉक्टर ने किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया, तो क्या बाय डॉक्टर लिखना जरूरी है क्या? ऑपरेशन कौन करता है? कौन करता है बताओ? तो स्पष्ट है, इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। समझ मारी बात? अरे लुटेरे या चोरों को कौन गिरफ्तार करता है? तो क्या बाई पुलिस लिखना जरूरी है क्या? ऐसे कई बार लिख भी देते, कई बार नहीं लिखते। मैं कहूंगा इनको नहीं लिखना है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में लिखा हो तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना। क्लियर है बात? पैसिव वॉइस में सारे ऑप्शन आएंगे ना, ABCD, उसका खेल है पूरा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं कहूंगा इनको नहीं लिखते हैं,
अगर नहीं लिखा तो तुम चक्कर में पड़ जाएंगे, अरे सर वो खा गई, पुलिस खा गई, हमें तो लिखा ही नहीं कोई से में ही, या तो पेपर ही गलत छप गया। तो मैं कह रहा हूं इनको नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में बाई पुलिस लिख दिया, बाई डॉक्टर लिख दिया, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना। समझ मारी चीजें? तो इसको छोड़ सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा? फ्रॉम द फेयर, फ्रॉम द फेयर मैं पूरे लिखा दूंगा आपको कौन कौन से छोड़ना है। अगर पेपर में नहीं छोड़ा तो आपको कोई ऐतराज नहीं करना। सम काउज हैव बीन बॉट फ्रॉम द फेयर बाय पीपल, लिखा नहीं हमने? लिख दिया इसको? चलो, आई हैव, सॉरी सेल हैव लिखो, ये लिखा नहीं ना हमने एक भी। आई के साथ क्या था बताओ? सेल हैव। आई सेल हैव मेड ए रंगोली बाय द एंड ऑफ दिस आवर। कुछ याद आ रहा है? बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, ये आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, दिस ईयर, दिस आवर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया टेंस में, थोड़ा थोड़ा सा याद रख लिया करो। और वो टेंस के सेंटेंस हैं उनको तो हम पैसिव में बदल रहे हैं। अभी उस सेंटेंस को पैसिव में लिख रहे हैं हम, पहले हमने एक्टिव में पढ़ा था। सेल हैव आ रहा है यहां पर मेड थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट क्या बताओ? बताओ। ए आर ए एन जी ओ एल आई, ए रंगोली। सही है? आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, आई के साथ क्या था बताओ? और अगर सब्जेक्ट कोई दूसरा हो जाए तो सेल का क्या हो जाता है? विल। बस इतना ध्यान रखना, मैंने टेंस में पढ़ाया आपको। तो ये विल के स्थान पर क्या हो जाएगा, और सेल के स्थान पर क्या लिख देंगे? विल। अब हैव का बताओ क्या करूं? ये मैंने आपको एक दिन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है कि ये सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड के साथ है भी क्यों आता है याद? हैज क्यों नहीं आता? ये बेसिक फॉर्म है हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सेल, विल, मॉडल वर्ब, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, बेसिक फॉर्म है ये, इसलिए हमेशा है भी आएगा। एक दिन फिर क्लास लगाओ, मैंने आपको पता हो तो मैंने आपको एक राम कथा सुनाई, राम कथा नहीं महाभारत की कथा सुनाई द्रौपदी के बारे में, है याद कुछ? सुनाई ना? द्रौपदी ने अपने दोनों धर्म बचाए। सेल, विल के साथ मॉडल वर्ब आनी चाहिए, बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो ये हैज फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव ए रेडियो मैंने वहां भी पढ़ाया आपको प्रेजेंट में, इसलिए बेसिक फॉर्म है ये, हमेशा ये बेसिक फॉर्म है भी आएगी यहां पर। सुनो, जैसे मैं कहूं आई सेल प्ले, ये प्ले बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म रहती है ना। अब इसका प्लेज लिखूंगा ना मैं, प्लेज, ये तो बेटा सिंगुलर वर्जन है, इसका सिंगुलर बनाया है। मूल रूप से वर्ब ये है, इसी से सारी वर्ब निकलती है। इसमें ईडी लगा दो, आईएनजी लगा दो, एस या एस लगा दो। इस यही कारण है कि यहां पर प्ले आया ना, इसलिए इसी प्रकार से ये हैव आया है। हैव से हैज सिंगुलर है, तो बेस फॉर्म आपकी हैव है, इसलिए हमेशा 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 हैव ही आएगा। सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, सबके बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा बताओ? हैव ही आएगा। ये सेल, विल के साथ ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी और इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो इसने परफेक्ट का भी काम कर दिया। इसके साथ हैज, हैव थर्ड फॉर्म में भी रहती है ये। तो ये मैंने उस दिन आपको 2-3 बार सुना दी, ये द्रौपदी वाली कथा कि मम्मी खोल के क्या लाया बेटा, कि एक चीज़ लाया हूँ कि खा जाओ बाटर। मैंने कहा द्रौपदी किसा खा हम, तो आपको ज़्यादा बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भाइयों ने इस कथा को नहीं सुना महाभारत की, वो इंतजार करें। क्लियर हो गया भाई? ये ए रंगोली विल हैव क्या लगाऊं? वेरी गुड। फिर क्या लगाऊं? मेड थर्ड फॉर्म है अपने आप में, क्या लगाऊं फिर? बाय आएगा, क्या होगा फिर? क्या बचा? ये तो टाइम है, बाय द एंड ऑफ दिस
आर लिख दो ऐसे कैसे, छापो। ये तो यार गड़बड़ हो गया, सही आ जाएगा समझ में कुछ। मैंने ही बना दी रंगोली ऐसा लग रहा है। ले साफ साफ लिख देता हूं, यही तो, तुमको तो ऐसा चाहिए कतई। ए रंगोली बिल है बीन मेड बाय मी बाय द एंड ऑफ दिस आर। ये लो, एक सेंटेंस और लिखनी यहां से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला नियम चालू करते हैं। ही could have, he could have sung a song बस यहां तक ही लिख लो। छापो दखा, इसको बनाओ, इसको बनाओ आप लोग। कुड के साथ क्या है बताओ, है भी आया, हैज हेड कभी नहीं आएगा। संग थर्ड फॉर्म है हेड के साथ, अपने आप में सही है। ऑब्जेक्ट क्या फिर, ए सॉन्ग। क्या लिखूं, कुड वुड को यहां कोई कलाकारी नहीं करनी है आपको। कुड है वो, वुड है वो, शुड है वो, हैव के बाद आपको तो क्या लगाना है, बीन लगाना बस। फिर क्या लिखूं, थर्ड फॉर्म संग दे रखा है यहां पर, SUNG। फिर क्या लगाऊं, बाय, और ही का हिम। अब ये सेंटेंस कभी नेगेटिव भी तो आ सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट हमेशा साथ रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं आता। क्लियर। अब थोड़ा सा हम इस पे और कर लेते हैं बात। देखो बेटा, नेगेटिव जो सेंटेंस है, कैसे भाई, कोई सेंटेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंसेज, देखो इसको, नेगेटिव सेंटेंसेज हम इनको बदलेंगे, ऐसे लिखाऊंगा, टू चेंज द नेगेटिव सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। क्या मतलब, पैसिव में ही चेंज करें। नेगेटिव सेंटेंसेज, तुमको एक वो वाक्य रचना लिखाते हैं ना, वो तुमको वो मास्टर सबसे अच्छा लगता है। लिखाऊंगा ऐसे, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब, फिर ये लगा दो, फिर वो लगा दो। ये छोटी क्लास नहीं है, अभी रटने वाली चीज नहीं है। अगर आप वाक्य रचना रटोगे तो वैसे नियम ही रट लोगे, फिर तो वो बेकार चीज है मेरे हिसाब से। आओ एक चीज बात करते हैं थोड़ा सा, हम कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं अब, नेगेटिव। भाई कोई चीज नेगेटिव भी तो हो सकती है, उसका पैसिव बनाना है। मैं रोजाना अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, अंग्रेजी रोजाना मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आओ पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, इसी नोट में और इसी नो में क्या अंतर है, कौन बताएगा? कोई भी बताओ आप लोग, इस नोट में और नो में क्या अंतर है? कोई भी नहीं बता सकता? अब आप बता देंगे थोड़ी देर बाद। आई एम नॉट लिखना नहीं है कुछ भी, स्पीक उर्दू, आई हैव नो, अब बता सकते हो आप लोग, कोई भी बताओ बेटा। यहां पर भी नोट लगा हुआ है, यहां पर नो लगा हुआ है, क्या डिफरेंस है इसमें नो और नोट में? नो मीन्स भी नहीं और नो मीन्स भी, नोट मीन्स नहीं और नो मीन्स भी नहीं का मीनिंग है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये आई एम नो लिख दूं कि यहां पर आई एम नो? आई एम नोट ही क्यों लिखा मैंने यहां? तो थोड़ा सा समझ लो आप लोग। ये तो है आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन।
निगेशन का मतलब है किसी चीज को नकारात्मक करने वाला एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब। ये किसी क्रिया को, किसी कार्य को होने को रोकता है और क्रिया की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे मैं जोर से बोलता हूं, बोलना इस वर्बित है, बोलना क्या है? वर्ब। और जोर से बोलता हूं तो इस वर्ब की विशेषता ही तो बता रहा है। तो ये किसी चीज को नेगेटिव करता है, इसलिए इसको एडवर्ब कहा जाता है। नोट क्या बेटाओ? एडवर्ब ऑफ निगेशन, किसी चीज को नकारात्मक करने वाला एडवर्ब है। तो अब तुम मुझे बताओ ये क्या? नोट अब बता दोगे तुम अपना आप? ये क्या बेटाओ? मनी क्या है? नाउन है मनी। तो मनी तो क्या है? तो नाउन से पहले क्या आता है? क्या आता है? समझ में आ रही बात? किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये निगेशन, ये नेगेटिव कर देता है किसी नाउन को। मेरे पास एक मोबाइल है या मैं मोबाइल नहीं रखता हूं, आई हैव नो, तो ये क्या कहा? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो मनी तो आपकी नाउन ही तो है और इसको नेगेटिव कर दिया तो ये एडजेक्टिव है, नकारात्मक करने वाला एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। आई एम नॉट स्पीक, एक तो मैं कह रहा हूं मैं बोलता हूं और मैं कह रहा हूं नहीं बोलता हूं। आई एम नॉट स्पीक, ये स्पीक की विशेषता है, तो बता रहा मैं नहीं बोलता हूं, तो इस बोलने को ही तो नेगेटिव कर रहा है ये। आई एम नॉट स्पीक उर्दू, या आई कैन नॉट स्पीक, क्या ये सेंटेंस? तो थोड़ा सा रुक जाओ, आई एम के साथ लगाएंगे नहीं, ये लगेगा आई कैन नॉट लगा सकता हूं, जैसे कैन नॉट लगा दिया, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो सेंटेंस गलत था। अब आई कैन के बाद नॉट लगा स्पीक, स्पीक को ही तो नेगेटिव कर रहा है ये, बोलने वाली क्रिया को नेगेटिव कर रहा है। मैं नहीं बोल सकता, तो बोलने की तो क्रिया, इस क्रिया की तो विशेषता बता रहा है, इसको नेगेटिव बता रहा है ये। इसको क्या बता रहा है ये? नेगेटिव में बोल नहीं सकता, और बोलना क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब को नेगेटिव मीनिंग देने वाला ये कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है बेटा? ये एडवर्ब है। मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तेज नहीं दौड़ता हूं, तो दौड़ने को ही तो नेगेटिव कर रहा है वो। तो ये तो है आपका एडवर्ब और नो है आपका एडजेक्टिव। और अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव, तुमसे थोड़ी सी बात सुनो, ज्यादा नहीं। नेगेटिव सेंटेंस में ये नोट कहां पर रहेगा, मुझे ये बता दो आप। तो नेगेटिव सेंटेंस में ये नोट किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के, अच्छी तरह सुन लो, नोट नेगेटिव सेंटेंस में किसके साथ रहता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इसे आप कभी भी इस हेल्पिंग वर्ब से अलग नहीं करोगे नेगेटिव सेंटेंस में भी। बस यही, कुछ नहीं, बहुत बड़ा भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहेगा। क्लियर? और जितने भी जो रूल नियम जो लागू होंगे वो आगे जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने पॉजिटिव बनाया वैसे ही हमको नेगेटिव बनाना है। यहां पर ये नोट चिपका रहता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब का वचन बदल जाएगा, लेकिन नोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनो एक बार और, जैसे मैंने कहा आई एम नॉट टीचिंग, लिखना नहीं है, समझना है। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, देखो आप, ENGLISH, ये नेगेटिव है। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा? इंग्लिश। अब ये नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, नोट आ गया। अगर मैं नोट को हटा दूं तो क्या होगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश, पॉजिटिव हो गया, नोट लगाते ही नेगेटिव हो गया। यहां पर आपको कोई कलाकारी नहीं करनी है, इस नोट को इसके साथ ही रखना है। लेकिन मैंने कहा इसका तो वचन बदल सकता है, हेल्पिंग वर्ब का तो, लेकिन ये नोट का भी वचन बदलोगे क्या? ये तो ये क्या कहता है? मैं तो इज के साथ भी आता हूं, एम के साथ और आर के साथ भी, तो इसे आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा इसको? इंग्लिश। आई के साथ क्या आया है? अब क्या हो जाएगा? इज। नोट में कोई चेंज करना है? कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखना है। और इज एम आर के बाद लगता है क्या? बीइंग।
आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तभी वही चीज है, लेकिन इसको हटाना नहीं है। ईजेएमआर के बाद क्या लगता है, विंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। फिर बाई आई का क्या हो जाएगा, सेम वही नियम है, हेल्पिंग वर्ब से इसे जुदा नहीं करना है, इसे दूर नहीं करना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहेगा। क्लियर, कोई नियम नहीं है, वही सेंटेंस है। छापो। एक इसकी बैक रचना लिख लो, तुम्हारे स्ट्रक्चर की ज्यादा रहती है वाक्य रचना, इस नेगेटिव वाले की लिख लो। कई बार ऐसे लिखाते, मेरे को ये बहुत बुरा लगता है, बड़ी क्लास में क्या पढ़ना है इसे। फिर भी एक्टिव वॉइस में लिख लो आप, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा बताओ, नोट आएगा। क्या आएगा, और नोट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी कुछ भी आ सकता है। मैंने पूरे टेंस के लिखा दिया नियम। अब पैसिव में लिख लो इसका चाहो तो। ये सरासर धोखा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप लिख लो। ये चालू किससे होगा बेटा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से चालू होगा। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। लिख तो हम ऑब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन ये यहां पर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। प्लस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे हम, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और इसके बाद लगाएंगे बी का रूप। अब समझ में आ रही है बी का रूप कहाँ आ जाएगा, ये मेन है। बी का रूप लगते ही मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी, पैसिव में होता बी प्लस बी3 प्लस बाई लगा दो, प्लस क्या लगाऊं मैं, सब्जेक्ट, प्लस जो भी बचा है उसे लास्ट में लिख देंगे ईटीसी। ये लो, रटो मत, चीजों को समझ लो, नोट साथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बस वही नियम है सारे। क्योंकि वो ऊपर नेगेटिव कर रहा, नीचे पैसिव को भी नेगेटिव करेगा वो। मैं रोजाना अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं रोजाना अंग्रेजी रोजाना मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है, एक ही बात है। आई एम नॉट, लिख लो, अब इसको लिख लिया ना ऊपर इसको, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। पहले लिख लो आप इसको अच्छी तरह से, ईटीसी है मैंने लिख दिया यहां पर। सब्जेक्ट लिख करके इसके बाद में लास्ट में ईटीसी। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर नाउ। ये लो, देखा, इसको बनाओ। बनाओ बेटा। क्या आपको मालूम चल गया ऑब्जेक्ट क्या है? जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो, जय बाबा की। क्या है इसमें ऑब्जेक्ट? ए लेटर। क्लियर? ऑब्जेक्ट हमेशा आता है मुख्य क्रिया के बाद। यहां पर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ले आऊं उठाकर? ए भाई लोगों बोलो, क्या लिखूं? ए लेटर। क्या लिखूं फिर? भेरू जी बोलो, इनको तो कभी भंडारा नो तो आ गया नहीं तो तुरंत जिया भाई साहब। और गाजर का हलवा वो आधो खावे जेब में भर लिया तू कहते नहीं। ये बात ध्यान, थोड़ा सा एक्टिव रहो यार। क्या करे भाई, आपका सब्जेक्ट बन गया ए लेटर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर तो आई के साथ क्या आया बताओ? एम। अब मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसका वचन बदल सकता है, क्योंकि आई के हिसाब से एम आया है। सुनो, यहां पर गलती होती है आपसे, इस आई के अकॉर्डिंग क्या आया है?
एम, लेकिन अब हमारा पैसिव में सब्जेक्ट क्या बन गया, तो क्या इसका वचन बदल जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, इज आएगा। और नोट को कभी भी अलग नहीं करना है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर, ये लो, अब कोई मतलब नहीं है इस नोट का। इज एम आर आई एन जी वाली फॉर्म में बीइंग लगता है, क्या लगता है। अब तुम क्या करेगा पैसिव में, वो आपको क्या गलती करके देगा, वो इज बीइंग नॉट कर देगा। मैं बार बार इतना जोर क्यों दे रहा हूं आपको, वो ऑप्शन में देगा तो वो क्या करेगा, ए लेटर इज बीइंग, क्योंकि अभी तक हमने इज बीइंग ही तो करा है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो इज इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब से अलग नहीं करना है। बार बार मैं इसको इसीलिए समझा रहा हूं, ऑप्शन में आपको मिलेगा इज बीइंग नॉट। तो रे सही तो है, अभी तक हम पॉजिटिव में इज बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग ऐसे तो कर रहे हैं, तो नॉट जब आ गया तो ये इसके साथ ही रहेगा, बीइंग आगे चला जाएगा। क्लियर है, क्या लगाओ, ये बीइंग लगी। बीइंग का मतलब इस आईएनजी को यहां लगा दिया तो इसकी थर्ड फॉर्म होनी है, क्या लिखो, रिटन, वेरी गुड। फिर क्या लिखो, बाई, आई का मी, नाउ का देन। ये तो आपको कब करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, या ना तो सेंस बदलता और ना टेंस बदलता है। इस ये जो मैं कहता हूं ना बार बार, इसको याद रख लेना, पैसिव में ना टेंस बदलता और ना सेंस बदलता है, केवल कहने का तरीका बदल जाता है। बताओ ये आई एम नॉट राइटिंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये पैसिव में लिख दिया हमने इसको। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर नाउ, मैं इस समय एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, एक पत्र इस समय मेरे द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, बस ये हो गया और कुछ नहीं। एक और, शी वॉज प्रिपेयरिंग, अरे सर नॉट लगा देना भाई, इसको नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम, है ना। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, बढ़ाओ बेटा, जितने आपके हाथ चलेंगे उससे 10 गुना आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो शरीर एक्टिव रहेगा, और दिमाग सुन तो सब सुन। नींद आती है ना, दिमाग सुन हो जाता, तब नींद आ जाती है, हम अर्ध डेड बॉडी हो जाती है। कितना अच्छा सिस्टम बनाया भगवान ने, सो जाओ यानी मर गए फिर जिंदा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी नींद आती है जो हमेशा के लिए सो जाते हैं, नहीं होता क्या, हरी मोगू तो पतो ही को लिखो कहीं होगा या ओड़ा पड़ गया ओड़ा, और भाई बहन जी तो खर्राटा भर रही है। चले भाई आओ, चलो बताओ भाई किससे शुरू करें, प्रिपेयरिंग के बाद ब्रेकफास्ट, क्या मतलब इसका, जोर से ब्रेक लगाओ, ब्रेकफास्ट क्या मतलब बेटा इसका, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, जोर से ब्रेक लगाओ, बताओ यार क्या है, ब्रेकफास्ट नाश्ता बोलते हैं उसको। अब मैंने दा नहीं लगाया, आपको एड वो आर्टिकल में पढ़ेंगे हम, जो भोजन के नाम है ना उनके जनरल सेंस से पहले आपको दा वगैरह नहीं लगाना है, आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, ऐसे नहीं द डिनर तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, इनसे पहले आपको ए एन द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर इनको स्पेसिफिक बना दिया जाए कि दिया कुमारी ने दिया हमें ब्रेकफास्ट, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब ये आर्टिकल में पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपका पूरा क्लियर कर दूंगा सिस्टम। अब मुझे बताओ बहन जी हो, ये सी के साथ क्या लिखा मैंने, वॉज नॉट लिखा है, सी के साथ क्या है, वॉज नॉट, सही अपने आप में। अब ये ब्रेकफास्ट के साथ में वॉज नॉट ही लिखूं या वर नॉट लिखूं, समझ लो ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज हो सकती है।
क्या करिए, क्या करिए बहन जी, क्या करूँ इसे सिंगुलर रखूँ प्लूरल? भाई साहब बताओ आप लोग। ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारी चीज हो सकती, सैंडविच और क्या क्या खाते तो कुछ भी समझ लो आप लोग। सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर रहता है बेटा। जितने भी खाने के जो नाम है, चाहे फूड हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे सफर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, लेकिन ये क्या माने जाते हैं? एक यूनिटी बात है, एक सिंगुलर इकाई की तरह यूज किया जाता है इसे। तो हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर। तुम याद कर लियो, फूड फूड खाओ, ऐसे नहीं है। मैंने बताया ना आपको, एक एक चीज का नाम लेते हैं क्या, तो ये सभी चीज सिंगुलर है। तो क्या आएगा बताओ, क्या रह जाएगा यहां? नोट को सही लगाया मैंने, आगे वॉज बीइंग नोट कर दूं, वो करके देगा ऐसा, वॉज के बाद बीइंग लगा देगा, फिर नोट लिखेगा। इसका मतलब गलत कर दिया। तो नेगेटिव हमें यही तो करना है इसे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज वर में क्या लगता है? फिर बीइंग लगता है। ये लो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड बाय, क्या लगाऊं? हर। क्या बचा? फॉर मी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने बाय प्लस सब्जेक्ट लिख करके फॉर मी लिखा है। अगर चारों ऑप्शंस में, पैसिव वॉइस का पूरा सिस्टम ही ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसे चारों ऑप्शन में बाय प्लस सब्जेक्ट से पहले क्या लिख दे वो? फॉर मी। क्या लिख दे? चारों में ही। तो आपको कोई प्रकार की, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे नहीं हो मोट साहब तो पेपर ही गलत छप गया। एग्जामिनर चाहे तो वो फॉर मी को थर्ड फॉर्म के बाद लिख करके बाय प्लस सब्जेक्ट भी अंत में लिख सकता है, लेकिन अगर वो लिखेगा तो चारों में लिखेगा, और नहीं लिखेगा तो चारों में ही, क्योंकि इसका जो मेन जो पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है वो ये बन गया ज्यादा से ज्यादा यहां तक, और इसीलिए ये पैसिव पूछा जाता है। इसे वीक एरर माना जाता है, इस पर इग्नोर कर दिया जाता है। इसे चाहे तो बाई हर लिख करके फॉर मी लिख सकते हैं, और चाहे तो प्रिपेयर्ड फॉर मी बाई हर भी लिखा जा सकता। कोई टेंशन डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चारों में बाई हर फॉर मी देगा तो चारों में ही देगा, अगर चारों में वो फॉर मी लिख करके बाई हर दे रहा तो चारों में एक साथ एक जैसा ही मिलेगा। आप कह रहे हैं सही, ऐसा ना होकर दो में ये दे दे दो में वो दे दे, क्योंकि दिमाग में आएगी जरूर आपके, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर? अगर यहां गलती करना चाहेगा तो फिर वो यहां गलती कर देगा फिर वो। इसलिए पैसिव कंस्ट्रक्शन का मतलब है ये यहीं पर पूछना चाहता है कि ये चीज आपको आती है या इसको वीक एरर माना जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर? और मैं ऑप्शंस दूंगा जब आपको, ओ लिखो। नेगेटिव में आपका कोई टंटा नहीं रहना चाहिए। आई हैव नॉट कंपोज्ड ए सॉन्ग सो फार। कुछ आ रहा है याद है? येट सो फार अप टू नाउ जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। पढ़ने का मजा जब है जब जो पिछली चीज है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई सस्पेंस है तो उसे पूछे। अब मैं 6 महीने पहले की चीज आपसे कह रहा हूं, मैं तो मुझे तो याद है, आपको याद ही नहीं है, तो ये मजेदारी बातें हैं। चीजें जो है उनको समझते चलो आप लोग। ये ऐसा नहीं है संविधान के दो, संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और राष्ट्रपति और होता तब संसद कहलाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन। ये पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने? पढ़ लिया ना? संसद तो अभी नहीं पढ़ा? चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इजी है। 2 तरह से पढ़ना है, वो सर अपने आप पढ़ाएंगे आप। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमारे राजस्थान में चुनाव हुए, ये हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है। यहाँ पर क्या बन गया? मुख्यमंत्री बन गया, राज्यपाल रहता है यहाँ, उधर मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री रहता है, उन पर राष्ट्रपति रहता है।
जो राष्ट्रपति का काम है वो स्टेट में राज्यपाल का है, ऊपर जो प्रधानमंत्री का वो मुख्यमंत्री का है। यहाँ वो पूरे देश की सरकार चलाता है और मुख्यमंत्री अपने स्टेट की सरकार चलाता है। बहुत शानदार टॉपिक है। तुम्हारा कृषि मास्टर होने, मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ आप लोगों को, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, इंग्लिश से, तीनों से एमए हूँ और मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ। क्योंकि कोई इलाज नहीं। आओ, ऑब्जेक्ट क्या बताओ? ए सॉन्ग चालू कर रहे। क्या लिखूं बताओ, आप लोग बोलो। अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। ए क्या लिखूं? ये हैव नॉट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या लगेगा? वेरी गुड। बस ये समझ गए तो कुछ नहीं है और क्या, ये बीन लग गया। हैजेब के बाद, हेड के बाद बीन लगता है। इस नोट को अलग नहीं करना है। मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि पैसिव में जितने भी एग्जाम आए हैं उनमें वो क्या करता है, हैज बीन नोट करके देगा। तो समझ मारी भाई लोगों, इस नोट को कभी इस हेल्पिंग वर्ब से अलग नहीं करना है। बीन लग गया, थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी रहती है। क्या आएगा? कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब बेटा रचना करना, लिखना। क्या लिखूं? बाय। आई को क्या लिखूं? और समय तो हमेशा अंत में लिखा। सो फार का मतलब अब तक। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कर लोगे नेगेटिव में कोई सा आ जाएगा तो एक सेंटेंस आपके लिए देखता हूं। चलो, यू हैड नॉट रिवाइज्ड योर कोर्स बिफोर जनवरी। इसको बना दो आप लोग। बताओ बताओ, इसमें मुझे ये बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है बताओ? योर कोर्स। समझो, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव आता है किसी नाउन से पहले। तो योर कोर्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो चालू किसे करें हम? योर कोर्स। बताओ, हेड नोट को क्या करें? हेड तो बदलता ही। तुम तो ये समझ लो यार, हमारी खोपड़ी बदलती नहीं है, अगर बदल गई तो फिर खत्म है। हेड का मतलब इसे समझ लेना। और हेड तुम्हारे के क्या बताओ? हेड के बहन जी आपके? सही बता। हेड तो होता ही, वैसे याद कर लो कैसे भी है। ये कोई डिक्शनरी किताब में थोड़ी ये चीजें, ये अपने आप में याद रखने की चीज है। अरे यार हमारा हेड, इस हेड को इससे जोड़ लो। हेड तो होता ही है कि बदलता ही नहीं है। हेड बदल जाएगा तो फिर दुनिया खत्म। क्या लिखो? हेड। क्या बीन लगा दूं? हाँ, तो ये ध्यान रखना। मैं बार बार गलती क्यों कर रहा हूं यहां? क्योंकि नोट को कभी अलग नहीं। हेड नोट क्या लगेगा? फिर क्या लिखूं? रिसीव्ड नहीं है, रिवाइज्ड है। रिसीव तो RECEIV होता है, ये तो रिवाइज्ड REVISED, रिवाइज्ड। और रिवाइज से बना रिवीजन, दोहरान। ठीक है? योर कोर्स हैड नॉट बीन रिवाइज्ड बाय यू। क्या लिखूं? बिफोर जनवरी। और इसकी पहचान आ रही है, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद। क्लियर है? नेगेटिव में कोई दिक्कत है भाई साहब? नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से नोट को क्या नहीं करेंगे? अलग नहीं करेंगे। क्लियर? और एक चीज लास्ट में, सबने नोट कर लिया? अब तुम इसको मैं हटा देता हूं। लिख दिया? दोबारा करो।
लिख लो। लिख लो इसको, लिख लो। ये बहुत धाकड़ टॉपिक है और एसएससी में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव जिसके सही है ना वो पेपर क्वालिफाई कर जाता है, इतने प्रश्न आते हैं इससे। और एलडीसी वेलडीसी में तो 10-10, 15-15 क्वेश्चन आते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं दुनिया जान की जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव नहीं आते। लिख दिया भाई सबने। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ और कुछ नहीं पढ़ना, आपको बोलना है। भेंजियो, अगर एक्टिव वॉइस में एमबी की फर्स्ट फॉर्म हो तो बताओ क्या लिखो इधर। अगर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो बी क्रिया का रूप बोलना आपको, तो और तो तुम सब कर लेंगे। क्या लिखोगे भाई साहब, जोर से बोलो। इज, एम और वर्ब की क्या आएगी, पैसिव में हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कभी आपको वो फर्स्ट फॉर्म भी दे सकता है, इसलिए आपके जो नेत्र है ना इनमें बढ़िया काजल घाल के जाना है एग्जाम में, ताकि आपको साफ साफ दिखे। कैसे गलती करेगा ना वो मैं आपको अभी ऑप्शन, अभी तो मैं सिखा रहा हूं आपको, फिर मैं 4-4 ऑप्शन लिखूंगा ना तो मैं एक एक शब्द की कहीं पर गलती करूंगा, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। जेब हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन वो कहीं पर फर्स्ट फॉर्म चेप देगा और अगले में थर्ड फॉर्म दे देगा, तो आपको लास्ट तक जाना है। और अगर सेकंड फॉर्म हो तो क्या लिखोगे बेटाओ, जोर से बोलो, वॉज और, वेरी गुड। और वर्ब की पैसिव में तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अरे बहुत अच्छे बच्चों। अगर तुम बताओ मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या लगाऊंगा, वेरी गुड, क्या लगाऊंगा। अगर यहां पर आईएनजी लगा हो तो बीइंग। यहां तक कि राम कथा हमने पढ़ चुके हैं और इसे याद रख लेना बेटाओ। और अगर नॉट हो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो इसे हेल्पिंग वर्ब से कभी अलग नहीं। आज की राम कथा यहीं समाप्त। कल हमें इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर और बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। चलो।